सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 1 गणित यानी कि मैथ्स 18 नवंबर 2012 की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो बात कर चुके हैं वो 2011 के 26 जून को जो पेपर हुआ था उसकी बात कर चुके हैं, 29 जनवरी 2012 की बात कर चुके हैं और आज 18 नवंबर 2012 की बात करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग 2019-20 तक ये सफ़र तय करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। पहला विकल्प हमारा कहता है कि इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वह कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशानी होती है। ठीक है, अब चर्चाएं करवा रहे हैं, शिक्षक करवा रहे हैं और प्रतिशत प्रकरण में कर रहे हैं तो शोर का स्तर कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। जो वाद विवाद है उनको कौशल जो होता है वाद विवाद उस बढ़ाने में सहायता करेगी। तीसरा है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। चौथा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। देखो, टीचर का जो उद्देश्य है वो तो ये चौथा ही होगा। ठीक है, ना तो वो परेशान शोर बढ़ाना चाहता है, ना ही वो वाद विवाद करना चाहता है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। ठीक है, जो सीटीईटी का पेपर है वो एक स्टूडेंट का नहीं है, एक टीचर का पेपर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। जैसे पिछले में हम लोगों ने बात करी थी कि बैंकिंग का कार्य करना है तो भूमिका निर्वाह था, एक और था जिसमें वर्ग पहली था, और आंकड़ों का विश्लेषण करना यानी डेटा का, तो उसके लिए हम छोटे छोटे सर्वेक्षण आधारित परियोजना बना दें तो वो आंकड़े इकट्ठे करेंगे। जैसे कक्षा में बच्चों ने टेस्ट में नंबर पाए वो भी एक आंकड़े हैं, और कितने वृक्ष हैं स्कूल के गार्डन में उनके भी आंकड़े हैं, किसके किसके कितने वृक्ष हैं। तो ये सारे आंकड़ों का विश्लेषण संबंधी समझ का आकलन करने के लिए कि हमारे ये किस तरीके से स्टैटिक्स का जो बेसिक होता है वो हमारे काम आएगा, जैसे मध्य का, समांतर माध्य, बाहुलक, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए पहला विकल्प है सामूहिक परियोजना सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, दूसरा विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, तीसरा चौक और टोक का प्रयोग करेगा, चौथा है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। देखो, वो पियाजे के हिसाब से है तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 4, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंगों वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा और साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े नहीं बन पाए और जिनके जोड़े बन पाए। उमा पहला विकल्प कायिक गतिविधि की शिक्षार्थी है, दूसरा है श्रव्य शिक्षार्थी है, तीसरा है उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, उमा चाक्षुष शिक्षार्थी है। तो उमा जो कर नहीं पा रही है, संकल्पना नहीं समझ पा रही है, उसका व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो उस बात को समझ सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 5, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, और वो रूलर उठाता है और रूलर पर सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित कर देता है।
5 सेंटीमीटर के चिन्ह। उसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखाकर, ना कि 0 से 5 के बीच में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। भाई उससे जो कहा गया था, उससे पूछा कि 5 सेंटीमीटर कहाँ है, ठीक है। उससे ये नहीं कहा था कि 5 सेंटीमीटर की दूरी बताइए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, उसे 2 से शुरू करते हुए 7 तक चिन्हित करना था, जो वांछनीय चिन्ह है। ये भी गलत है, क्योंकि उसकी बात को ध्यान रखिए, उससे ये पूछा गया था रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, न कि उससे ये पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर की दूरी बताओ रूलर पर, ठीक है। तीसरा कह रहा है, ये बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि एक लंबाई के रूप में। देखो लंबाई का तो उससे पूछा ही नहीं गया था। उससे फिर कह रहा है, देखो प्रश्न अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, उससे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर कहाँ है, 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं कहा गया है। चौथा कह रहा है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित किया है। बिल्कुल सत्य है, ठीक है। आप अगर इसमें से कोई दूसरा लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा है प्रश्न संख्या 6, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। पहला है एल्गोरिदम के ज्ञान की, दूसरा है संकेत और चित्रों के ज्ञान की, तीसरा है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, चौथा है तथ्य, नियमों और सूत्रों के ज्ञान की। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, उत्क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। तो ठीक है, हमारा जवाब जो यहाँ पे है वो होगा 3। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 7, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? पहला है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। बात तो यही है, फिर भी देख लेते हैं। दूसरा है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तृत और लघु रूप में भ्रमित है। नहीं, जब स्थानीय मान की समझ हो जाएगी तो ये लघु और विस्तृत कुछ नहीं है। फिर कह रहा है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब वो संख्या को भली प्रकार समझ जाए। भाई संख्याएं तब लिख पाएगा जब स्थानीय मान आ जाएगा। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है, ये भी नहीं है। सबसे पहली बात जो है उसे स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, क्योंकि वो 482 को 400 को अलग कर दे रहा है और 82 को अलग कर दे रहा है। तो यानी कि उसको ये नहीं पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो 400 है वो यहाँ आएगा और जो 80 है वो यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ आएगा, तब ये 482 बनेगा। तो इसको इस तरीके से लिखना अभी तक नहीं बताया गया कि 100 के स्थान पर 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 8, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 + 3। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है? पहला है विभाजनात्मक अवस्था, दूसरा है गुणनखंडीय अवस्था, तीसरा है संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है परिणात्मक अवस्था। तो इस तरह जो बच्चा व्यक्त करता है वो संख्या की संक्रियात्मक विकास की संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9, जिसको हमें समय देना पड़ेगा। पहला प्रश्न आया है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेमी है, यानी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 1 1 1 1 और 1, तो 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लें। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। जो सूत्रों को रट रहे हैं वो लोग अगर नहीं रटना चाहते हैं तो एक मैसेज लिखें, सभी लोग कमेंट करें और आपको सारे सूत्र बिना रटे करने की आदत बता दी जाएगी, किस तरीके से बिना रटे किया जा सकता है। ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 गुणा 5 हमारे हो गए 25। अब हमें जो भाग निकालना है वो छायांकित भाग निकालना है। अगर पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल दें
तो हमारे पास ये छायांकित भाग बच जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पहली आकृति हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, पहली आकृति हमारी ये हो जाएगी जिसकी चौड़ाई 1 है और लंबाई 5 है। इसको हम पहली से डिनोट कर देते हैं। तो क्षेत्रफल आयत यहाँ पे लग रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5 गुणा 1। तो ये हमारा पहला हो गया 5 वर्ग सेमी। ठीक है, अब ये त्रिभुज 2 है और ये 2 है इसकी ऊंचाई, और ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये दोनों त्रिभुज बराबर है, इसको 2 और इसको 3, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी कि बेस गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट। और ये कितने त्रिभुज हैं? 2 हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 1/2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि ऊंचाई भी 2 है और आधार भी 2। ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 4 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब हमारा ये त्रिभुज बचा जिसकी आधार और ऊंचाई 1 2 3, इसकी ये ऊंचाई मान लो 1 2 3 4, ये इसका आधार मान लो। तो यहाँ पे ये चौथी आकृति हम इसको डिनोट कर देंगे, और चौथी आकृति की जब बात करेंगे तो 1/2, एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 4, और ये कट गया तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6। अब 6 4 10 5 15, 15 तो इन आकृतियों में यूज हो गया है, और कुल कितना था? 25, और 25 में से अगर 15 निकाल दें तो हमारे पास छायांकित भाग जाए जो 10 वर्ग सेमी आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जब भुजाएं 3 हो गई तो आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है घनाभ। क्या हो जाता है? घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। फिर कह रहा है 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता रहेगी? तो यानी कि हमें बक्सों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? बक्सों की संख्या। अब बक्से के अंदर आइटम होता है जिसके लिए हमें घनाभ का आयतन चाहिए होता है। ठीक है, और जो कुल चाहिए हमें कितने घन पैक करने हैं वो ऊपर रहेंगे कुल आयतन। तो कुल आयतन तो इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है 6240, और नीचे हमें दे दिया है 10 गुणा 8 गुणा 6। आयतन जो होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, यानी कि लेंथ ब्रिथ और हाइट। लंबाई लेंथ, ब्रिथ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई। अब ये 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, और फिर बच गया 2, 2 में भाग जाएगा नहीं तो फिर 4 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0 लगाएंगे, और 6 चौके 24। ठीक है, अब 8 एकम 8 और बच गया 2, और 8 तिहाई 24, यानी 13 बॉक्स की जरूरत होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे प्रश्न 11 कह रहा है 2/3 में कितने 1/6? जैसे हम कह दें कि नॉर्मल की बात करें तो भिन्न है, 10 रुपए में 5 रुपए के कितने नोट होंगे? तो हम क्या करते हैं, 10 में 5 का भाग लगाते हैं और 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 2/3 में 1/6 पूछ रहा है तो हम यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि भिन्न है, और जब भाग का चिन्ह होता है तो हम इसको गुणा में बदलते समय इस तरीके से लिख देते हैं। तो 3 ने इसको काट दिया 2, और 2 दूनी होता है 4, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। पूछा जाता है कौन सा सही है तब भी होता है, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। आपको जो है ये इकाइयाँ सारी कन्वर्जन जो होता है इकाइयों का, इस पे एक टॉपिक भी मैंने अलग से बना करके दिया है। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो, उसमें पूरे ऐसे ही ऐसे सवाल है। लेकिन अगर आप याद करोगे तो जब याद आपको बचपन से अब तक नहीं रहा तो कैसे याद रहेगा? तो जो जो आपको आता है पहले आप उसको चेक कर लो,
शायद उसी से आपका क्वेश्चन बाहर हो जाए, याद ना करना पड़े। और रटने के लिए एनसीएफ 2005 ऐसे ही मना नहीं कर रहा होगा, उसके पीछे कोई वजह होगी। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा है दर्जन, जिसमें होते हैं 12। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ग्रूस में कितने होते हैं? 12 दर्जन होते हैं, इसलिए उसमें होते हैं 144। एक आपको नहीं पता होगा स्कोर वर्ड, ठीक है। स्कोर वर्ड में जो संख्या होती है वो 20। आपने देखा होगा 10 की पैकिंग आती है, 5 की पैकिंग आती है और 20 की पैकिंग आती है। तो ये पैकिंग स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड तो दर्जन है। आप लोगों को अभी तक यही पता है। नहीं, स्कोर भी एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर संख्या होती है इकाइयों की 20, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल स्कोर है, जो इंटरनेशनल एक साइज है जिसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें बिकती है, जिसमें 10, 20 और 5 के गुणांक में आइटम होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं दर्जन में क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो दर्जन है, और दर्जन का गुणांक नहीं लगाने के लिए वो स्कोर भी लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है 1 और आधा दर्जन। एक दर्जन में हो गए 12, आधा दर्जन में हो गए 6, और दोनों को जोड़ा तो 18। ये हमें पता है, हमें आता है। फिर आपको ये भी पता है कि 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, ठीक है। तो 3 लीटर में मिलीलीटर देखेंगे तो 3000 होते हैं, और 30 ml वो अलग से होता है, ठीक है। और 1000 में 3000 में हो गए 3000 ml, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो ये लिखा जाएगा 3030। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। अब वो कह रहा है 1 पैसा बराबर 0.01। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे को नीचे लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट करना है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 बनेगा। ये भी हमारा क्या है? सही है। तो अब गलत जो था वो तो पहले ही निकल चुका है, वो ये गलत है, ठीक है। लीटर मिलीलीटर वाला आपको बताइए। अब इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका गलत यही है, ठीक है। और मानक आप चाहें तो सारे मानक अपनी कॉपी में दर्ज कर सकते हैं। और जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें हमें लगता है कि कोई जो अब तक पूछे गए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बाकी आप याद करना चाहें तो सारी इकाई जो परिवर्तन है वो आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 13, किसी दिन 6:14 AM यानी कि सुबह का टाइम है, और 8:02 PM यानी कि ये PM रात का टाइम है, दोपहर 12 बजे के बाद का। तो कह रहा है घंटे तथा मिनट की संख्या होगी इतने समय में। जब आपको समय में घटाने की बात आ जाए तो आप PM वाले समय को रेलवे के समय में जब बदल देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यानी शाम का समय था, हमने इसको शाम के समय को 12 जोड़ करके रेलवे के समय में 20:02 कर दिया। अब इसमें से घटाना है जो सुबह का, वो हमने इस तरीके से कर दिया। अब जब आपको 2 में से 14 घटाना पड़ जाए तो यहाँ पर 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं वो मायने रखेगा। तो हम इसको बना लेंगे 19 घंटे, क्योंकि 1 घंटा इधर ले लिया, 1 घंटा इधर लिया, तो यहाँ पे हो गए 62 मिनट। और अब भी हमें घटाना है 6 और 14। अब हम बड़ी आसानी से घटा सकते हैं 8 और ये 4, और अब 19 में से 6 चले गए, कितने बचे? 13, यानी 13 घंटे 48 मिनट। बहुत सरल तरीका है जिससे आप कर सकते हो, और बहुत बार सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दें इस बात को कि किस तरीके से हम लोग आसानी से घटा सकते हैं, शायद आपको समझ में बात आ जाएगी, ठीक है। नहीं आती है तो कमेंट करें, फिर से बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? भाई ये तो जब भाग देंगे तभी पता चलेगा। पहले लिख लेते हैं 12, 10, 12, और इसमें 12 का भाग लगाना। बहुत सारे लोग गलत तरीके से भाग करते हैं। अब जब पहले हमारे पास 12 है, पहले राउंड में हम कितने भी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 एकम 12 हो गया। अब हमारे पास यहाँ 0 बचा, और उतार किसकी आई? 1 की। 1 को नीचे ले आए। अब 1 में तो 12 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे 0, ठीक। 0 लगाने के बाद भी हम केवल 1 अंक उतार सकते हैं, लेकिन 10 में भी भाग नहीं जाएगा, तो हम फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और इस 1 को नीचे ले आएंगे। तब हमारा भाग जाएगा 12 8 96।
और बचेगा कितना 5 और इधर हो जाएगा 0। अब हमारे उतार किसकी आएगी, 2 की उतार आएगी, क्योंकि एक संख्या हम उतार सकते हैं बिना 0 लगाए। अब हमारा भाग जाएगा 12 चौके 48 और हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। उसने शेष पूछा था, बहुत बार भागफल पूछते हैं और हो सकता है आगे प्रश्न हो, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया शेष, तो शेष हमारा 4 है और भागफल की बात करें तो 10 0 8 4 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 4 और 1/3 समकोण में कितनी डिग्रियां है। तो देखो 4 और 1/3, पहले तो हम लिख दे 4, ठीक है, प्लस में लिखा है 1/3 यानी 1/3। अब कह रहा है समकोण, ठीक है। आपको पता है समकोण में कितने डिग्री होते हैं, तो मैं बता दूं आपको समकोण में 90 डिग्री होते हैं। अब यहाँ लगा है प्लस, तो आप क्या करोगे, 90 को 4 से गुणा करा लोगे और 1/3 ये प्लस बना रहेगा और इसको भी 90 से गुणा करा लोगे, तो 9 चौके हो जाएगा 36 360 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी 360 और 30 डिग्री दोनों जोड़ेंगे तो 390 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न फिर से आ गया जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, समझ का काम है, और लिखा हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने के लिए देती है। जैसा कि अभी पीछे भी हम लोगों ने 2 पेपर किए, उसमें 2 पैटर्न दिए गए थे। इसमें फिर पैटर्न का एक क्वेश्चन है कि वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है इसका उत्तर दे। 21 में भाग दिया 7 का 3 आ गया, फिर उसने 1 दशमलव लगा दिया और इसमें भी 1 दशमलव लगा दिया, तब भी उत्तर 3 आया। फिर 1 दशमलव बढ़ा दिया यानी 2 के बाद हो गया, इसमें भी 2 के बाद हो गया, यानी बराबर पे दशमलव बढ़ा रही है, ऊपर भी और नीचे भी, भाग में भी और नीचे जो भाजक, ऊपर वाला क्या होता है भाज्य होता है और नीचे वाला होता है भाजक, ठीक है। दोनों तरफ वो डेसिमल बराबर से पढ़ा रही है, तो इससे भागफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डेसिमल घटाओ चाहे बढ़ाओ। अगर हम इसको 210 कर दें और इसको 70 कर दें तब भी उत्तर 3 आएगा। अगर बराबर से डेसिमल बढ़ा रहे, देखो इधर 2 के बाद, इधर 2 के बाद, फिर इधर 3 के बाद, फिर इधर 3 के बाद, और सब में आंसर क्या है 3 ही है, क्योंकि बराबर से हम बढ़ाएंगे तो भागफल में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब एक भाजक 10 की घात से घटत होती है और दूसरे भाजक की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। हम यहाँ भाग की क्रिया कर रहे हैं और ये गुणनफल की बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। बिल्कुल यही कर रहे हैं कि 10 की घात से बढ़ाने का मतलब है दोनों तरफ 0 लगाना या 0 हटाना, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब जो हमारे पास आएगा वो हमारा बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल 10 की घात से घट जाता है। भाई घटता नहीं है, वही भागफल रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए गलत है। कह रहा जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाए और दूसरे गुणज को भी 10 से गुणा किया जाए तो गुणनफल समान रहता है। भाई एक को आप 10 से विभाजित करोगे और दूसरे को 10 से गुणा करोगे तो बराबर कैसे रहेगा, ये भी गलत है। दूसरी बात, ये हमारा यहाँ पे शब्द गुणनफल लगा है और इसके पहले ऑप्शन में भी गुणनफल लगा था, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते क्योंकि हम भाग की क्रिया कर रहे हैं। बहुत सावधानी से अगर आप प्रश्न को पत्र को पढ़ोगे तो बहुत जल्दी होगा, और हमें तो यहाँ पे बताना है, लेकिन अगर हमें करना होता तो हम कितना तेज करते। लेकिन आप सबसे पहले CTET में प्रश्न को पढ़ना सीखें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे,
लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? देखो, वो जो है एक कैलकुलेशन है, संक्रिया है, और नीचे जो क्या है उसमें शब्दों का प्रयोग कर दिया है, आधे केक। अब उनको या तो आधा लिखना नहीं आता होगा या आधे शब्द से ही वो हो गए होंगे, और यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया कि भाग करना या क्या करना। तो इनको क्या नहीं प्रॉब्लम हो रही है, देख लो। समस्या कक्षा 5 के उच्च कठिनाई स्तर की है? नहीं। भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, यानी कि जो भिन्न की संक्रियाएं पढ़ाई गई है उसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए वो भाषा आधारित यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और इसको नहीं कर पा रहे हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम उनको नहीं आती है लेकिन उन्हें नॉर्मल कैलकुलेशन आती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 18, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। व्यवकलन यानी कि घटाने की प्रक्रिया। पहला कह रहा है चरण, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। जो 2 अंकीय संख्या है उनको स्थानीय मान के हिसाब से लिखना, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये प्रदर्शित करना कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टेली चिन्हों का प्रयोग करके। पहले उसने संख्या को बताया, फिर उसने कहा कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जा सकता है। तो यानी ये कैसे किसको घटाया जा सकता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 3 का स्तर है, ठीक है। माइनस के आंसर वाले की बात नहीं होगी। फिर स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलन के अंतर्गत संख्याओं के योग का अनुप्रयोग करना, यानी जब उसको चेक्स वाली बुक में भर दिया और उसमें सारे डिजिट इकाई और दहाई इस तरीके से ग्रिड बना करके भरवा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे घटाव या जोड़ की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पहले संक्रिया, भाई संक्रिया तो पहले नहीं कर रहे हैं। परिकलन कर रहे हैं क्या? नहीं, परिकलन भी नहीं कर रहे हैं। पहले व्यवस्थित कर रहे हैं, यानी कि स्थानीय मान की संकल्पना दी है, फिर परिकलन की प्रक्रिया बताई गई है और फिर संक्रिया की गई है, यानी हमारा ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है और वो कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। इस केस में वैन हीले के विचार के अनुसार शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, वैन हीले के अनुसार बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, यानी वो इस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि वो विश्लेषणात्मक स्तर पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, भुजाओं का प्रयोग करके, कोणों का प्रयोग करके, विकर्णों का प्रयोग करके। तो इसमें शिक्षिका का उद्देश्य है, पहला बिंदु लिखा है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुजों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखो, जब शिक्षिका चतुर्भुज को परिभाषित करके उसके बारे में बताती है, भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग इत्यादि, तो उस शिक्षिका का उद्देश्य यही है कि विभिन्न स्थितियों में, परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। फिर कह रहा है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थी की सहायता करना। देखो, कंठस्थ करना और रटना एनसीएफ 2005 मना करता है। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में सहायता करना, नहीं, वो तो चतुर्भुजों में अंतर कर रही है अभी तो। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में उनकी सहायता करना, नहीं, उसको है जो उनके समझ में, जब वो विकसित हो जाएंगे तो परिभाषाओं को खोजने वगैरह की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी, उनके पास तो रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे कि उनका आकलन कैसे किया जाए ज्यामितीय पाठ में बिंदु और रेखा पर, ठीक है। तो पहला लिखा है सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है और रेखा का नाम दे सकता है। और दूसरा लिखा है परिशुद्ध रूप से ये सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। पहली बात, वो बिंदु और रेखा की बात कर रहा है, रेखाखंड की बात कर ही नहीं रहा, ठीक। फिर लिखा रेखा किरण रेखाखंड
में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ये आकलन हमें करना है कि किस तरीके से वो इन तीनों में अंतर कर पाता है या नहीं। ठीक है। फिर चौथा लिखा है रेखा और रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है, बिंदु कर सकता है और दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। नहीं, पहला उद्देश्य है कि उसको रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर स्पष्ट हो जाए। हमें इन तीनों को परिभाषित करना है उसके लिए। ठीक है, इनको परिभाषित कर सकता है, इनको समझ सकता है खुद के लिए। अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। भाई किन दो संख्याओं को, एक को 24 से कर दें तब भी 24 मिलेगा, दो को 12 से कर दें तब भी 24 मिलेगा, 3 को 8 से कर दें तब भी 24 मिलेगा, 4 को 6 से कर दें तब भी 24 मिलेगा, फिर आगे चल के हम 6 को 4 से कर दें तब भी 24 मिलेगा, 12 को 2 से कर दें तब भी 24 मिलेगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है जितने तरीके से हम गुणा करें आंसर आता रहेगा, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिसके बहुत सारे तरीके होते हैं उसको मैं आपको सीधे से बता दूं कि वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं। और फिर ये पहला ऑप्शन कह रहा बद अंत वाले, क्योंकि इनके निश्चित संख्या में उत्तर होते हैं। नहीं, एक तरीके से नहीं होते, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। और ऐसा प्रश्न जो हमारा है वो मुक्त अंत वाला होगा। आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है, उसका उदाहरण कौन सा है। 4 प्रश्न 4 ऑप्शन में दिए होंगे और उसमें आपको मुक्त अंत वाले प्रश्न को चुनना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिस प्रश्न के उत्तर एक से अधिक हों वो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 23, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या होगी। ठीक है, अब टाइल क्या है हमारी, वर्गाकार है। ठीक है, और वर्गाकार टाइल होने के नाते उस टाइल की भुजा जो है 50 सेंटीमीटर है। और या तो हम इस 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। ठीक है, अब आपको जो उचित लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं क्या करता हूं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने पहले भी बताया था, और वर्ग का क्षेत्रफल, और ये वर्गाकार कमरे का भी क्षेत्रफल है, और टाइल का क्षेत्रफल, और ये फॉर्मूला होता है टाइल्स की संख्या का। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 100 सेंटीमीटर, यानी कि या 10 मीटर है तो 1000 गुणा 1000 हो गया। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर अपनी लंबाई है। अब आप ये ध्यान करो कि भाग लगाने में बजाय 1 0 1 0 कम कर दो, और 500 में कितने होते हैं 20, और 500 में कितने होते हैं 20, और 20 गुणा 20 कितना होता है 400। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 पीस। ठीक है, तो आप इस चीज को डिनोट कर लो। अब हमें निकालना है 3.5 दर्जन का। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इसको गुणा करा लो, 3 दूनी 6 और 1 7, साधारण भिन्न में बदल दिया। अब 1 दर्जन में 12 होते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो हमारे पास हो गए 42 संतरे। अब एक संतरे की कीमत 2.5 रुपये है, 2.5 को ऐसे लिखते हैं और इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और इसको 42 से करेंगे तो 21 दूना 42 होते हैं, और 21 पंजे 105, यानी 105 रुपये जो है 3.5 दर्जन संतरे की कीमत होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 25, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं
जिसका 1/4 अंजू को और इसका 1/3 सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया जाता है। अब जो ये चॉकलेट के मंजू जो है, चॉकलेट की मालिक मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने हिस्से शेष हैं। तो पहले तो मंजू ने अंजू को दिया, ठीक है, तो अंजू को देख लीजिए, ठीक है, कुल टुकड़े कितने हैं, 12 हैं, और उसका 1/4 इन्होंने अंजू को दे दिया, यानी 3 पीस दे दिए, ठीक है। अब हम बात करें कि सुजाता को कितने दिए। सुजाता को इन्होंने दिए हैं 1/3, यानी 1/3, 1/3, तो इसको इन्होंने 4 दे दिए। अब इन्होंने फिजा को भी कुछ टुकड़े दिए हैं, वो दिए 1/6, यानी 12 का 1/6, यानी कि 6 दूनी 12, तो 3 4 7 2 9, 9 टुकड़े उन्होंने बांट दिए और कुल टुकड़े इनके पास कितने थे, 12। तो जाहिर सी बात है इनके पास कितने टुकड़े बचेंगे, 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। तो गुणनखंडों का जो योगफल निकालना होता है उसके लिए एक मेथड होता है, उस मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें 100 के गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो 100 में 2 का भाग दिया 50 आ गया, 50 में फिर 2 का भाग दिया 25 आ गया, 25 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, यहाँ भी 5 का भाग दिया और यहाँ पर भी 5 का भाग दिया, 1 आ गया। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है a की पावर p + 1 और नीचे -1, और नीचे में होता है a - 1, ठीक। और जब दूसरा इंग्रेडिएंट होगा तो इसको फिर लिखेंगे b की पावर q + 1 और यहाँ नीचे -1 और नीचे b - 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो 2 है और यहाँ कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 - 1 और 2 - 1 हमारा 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे b यानी कि 5, 5 की पावर 3 - 1 और 5 में से 1 चला जाएगा 4, और बीच में किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब जब हम इनको गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 - 1 यानी कि 7, और यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई, 3, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125 - 1/4 यानी 124/4, यानी इसमें आपका आएगा 31। तो 7 गुणा 31, ये सवाल थोड़ा सा जो है कठिन हो रहा है आपका, इसको सरलतम तरीके से भी हम बता रहे हैं। ये हो गया आपका 217। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। अब जिनको फॉर्मूला याद करना कठिन लग रहा है वो ये सोचें कि 100 में किस किस का भाग जाएगा, ठीक है। जब वो ये सोच लेगा 100 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 के बाद सीधा किसका जाएगा, 10 का जाएगा, 10 के बाद किसका जाएगा, 20 का जाएगा, 20 के बाद 25 का जाएगा, 25 के बाद 50 का जाएगा, 50 के बाद 100 का जाएगा। इन संख्याओं का भाग जाएगा, ठीक है, और यही गुणनखंड है। तो देखो 100, 50 150, 25 175 और 20 195 और 10 205, 210, 214, 216, 217, तब भी आपका जवाब 217 आ जाएगा, क्योंकि 1 to 5th का मैटर है। और आपको अगर फॉर्मूला नहीं रटना है तो इस तरीके से इस 100 में किस किस का भाग जाएगा, जिन जिन का भाग जाएगा उसको जोड़ करके आप योगफल बता सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। अब न्यूनतम सार्वगुणज क्या है, लोएस्ट कॉमन गुणज को कहते हैं मल्टीपल, तो इसको सरल भाषा में कह सकते हैं एलसीएम, ठीक है।
तो LCM। ठीक, अब हम 12 और 16 का LCM निकालेंगे और 10 और 15 का LCM निकालेंगे। तो 12 16 का LCM निकाल लेते हैं। पहले 2 का भाग दोनों में जाएगा 6 8, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 4 बार। जब तक 2 खत्म नहीं हो जाता 2 का भाग लगाना है और 2 खत्म होने के बाद आप उसमें किसका भाग लगा सकते हैं, 3 का। ठीक है, पहले ऐसे ही करना है कि एक ही संख्या का और 2 से ही स्टार्ट करना है। 2 का न जाए तो फिर आगे सोचना है। ठीक, 15, 2 का भाग जाएगा 10 में 5 और ये 15। अब आप पहले 5 को देख के 5 का भाग ना लगा देना, 3 का भी जा रहा है 15 में। ठीक है, तो दोनों 5 और 5 हो जाएंगे और फिर 5 का लगाएंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब बीच में चिन्ह लगा है गुणा का, तो पहले इनका LCM ले लें, इधर से गुणा करें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो गया। ठीक है, फिर 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 8 तिहाई 24 का 4 बच गए 2, 3 चौके 12 और 2 14। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1440। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 28। 24 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। 24 और 24, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। पहले 2 जो है वो 1000 पे है, फिर है इकाई दहाई, दहाई का मतलब है 2 और फिर 0। ठीक है, और अब इनको जोड़ेंगे तो 2020 आ जाएगा। अब वो कहता है कि जातीय मान का क्या है। देखो स्थानीय मान स्थान के हिसाब से होता है, जातीय मान ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इनका योग 4 हो जाएगा। लेकिन जातीय मान का पूछा नहीं जाता, एक बार CDS में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बेसिक टीचर्स का है तो आपको भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, जल्दबाजी में 2020 को टिक ना कर दें। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेमी तथा 24 सेमी है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। पहली बात, आपको परिमाप पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब पहला परिमाप 12 है हमारा और 4 गुणा भुजा के हिसाब से 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो पहले की भुजा हो जाएगी 3। अब दूसरे का यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो उसकी परिमाप कितना है 24 और इसमें भी लगाते हैं 4 गुणा भुजा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 24 में 4 का भाग जाएगा 6 बार। दोनों की भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आज ही ये तीसरी बार क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज हो रहा है। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको फायदा मिलेगा। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 और 6 गुणा 6 कितना हो गया 36। अब देखो 9 का कितने गुना 36 है, तो हमें पता चलता है 9 चौके 36 होता है, यानी 4 गुना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, आज का 30वां प्रश्न। अब हमारा 30वां प्रश्न है, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे 14,414 प्राप्त हो। पहले तो हम इसका गुणनफल निकाल लें, तो 140 गुणा 101, 1 का गुणा करेंगे तो 0 4 1 ही आएगा, 0 से करेंगे तो 3 0 आएंगे और फिर 2 क्रॉस लगाएंगे और फिर 140 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कितना गुणनफल आ रहा है, 4 4 और 1। तो हमारा गुणनफल कितना आया 14,140। अब वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें ये मिल जाए। भाई कैसे पता लगाएंगे, 414 में से हम 14,140 घटा लेंगे तो जोड़ने वाला संख्या अपने आप पता चल जाएगा। 4 में से 0 गया 4 ही आएगा, और 11 में से 4 गया 7 आएगा, फिर 3 में से 1 गया 2 आएगा और यहाँ 0 0 आएगा। अगर 274 इस 14,140 में और होता तो ये 14,414 के बराबर हो जाता। आशा करते हैं कि आपको पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई बाय द वे कैलकुलेशन बोलने में मेरी आदत लगी है, लिखने की कम है, तो कोई मिस्टेक हुई हो तब भी आप बता दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है,
फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। अगला पेपर जो हम लोगों का होगा वो सोशल का होगा।